साल 1995 इस कहानी की शुरुआत तिहाड़ जेल से होती है। बाहर एक बूढ़ा बाप अपने बेटे से मिलने के लिए खड़ा है। आज उसके बेटे की रिहाई है। उसके साथ उसकी बहू और बच्चे भी आए हैं। कई पुलिस वाले जेल के दरवाजे पर खड़े हैं। अब वो कैदी बाहर आते हैं। पुलिस वाले उनसे उनकी जाति पूछते हैं। कैदी बोलता है पुरवार जाति का हूँ साहब। फिर वो उसे सैड होने को कहते हैं। फिर अगला कैदी निकलता है। पुलिस वाले उनसे भी पूछते हैं तुम कौन से जाति से हो। वो बोलते हैं देवबर हूँ साहब। फिर पुलिस वाले उसे घर जाने को बोलते हैं। इस तरह पुलिस वालों ने 12 निचले जाति कैदियों को सैड कर दिया। वो सभी लोग कहते हैं साहब हमें झूठे इल्जाम में फंसाकर अंदर किया गया है, लेकिन वो उनकी एक ना सुनता है। काफी बुरी बात है, ये लोग तो भेदभाव कर रहे हैं। दूसरे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर कहते हैं हमें भी आधे कैदी दे दो। फिर वो लोग अपने प्रमोशन के लिए उन छोटी जाति के लोगों के ऊपर झूठा केस डालकर उन्हें फिर से अरेस्ट कर लेते हैं ताकि उन पुलिस कर्मियों का प्रमोशन हो सके। वो लोग उस कैदी को ट्रक में बंद कर देते हैं। कैदी का बाप जोर जोर से चिल्लाता है मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। उसके बच्चे बीवी सभी रोते हैं। कैदी चिल्लाकर अपने बाप से रो रो कर कहता है मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर पुलिस वाले उन कैदियों को वहां से लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कैदी का बाप एक एडवोकेट के पास जाता है। उनका नाम एडवोकेट चंद्रू है और फिर उसे सारी बात बताते हैं। चंद्रू फिर उस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज कोर्ट में सुनवाई है। लड़के का बाप बहुत घबराया हुआ है। चंद्रू जज से कहता है सर डीजीपी ने कहा था जो ज्यादा क्राइम रोकेगा प्रमोशन उसकी ही होगी। ये सुनकर पुलिस वालों ने 10 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर झूठा केस लगाकर अरेस्ट कर लिया है। फिर पुलिस का वकील बहुत सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने झूठे केस में नाकाम होता है और जीत सच्चाई की होती है। इस बार तो जीत चंद्रू की ही हुई, लेकिन अभी हैवानियत से इंसानियत की जंग बाकी है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कोनामली विलुपुरम में एक परिवार रहता था। उनमें से एक का नाम राजा कन्नू है। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहता है। वो लोग सपेरे हैं, लोगों के घर से सांप पकड़ते हैं और पैसे लेते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। काफी तेज धूप है। वो लोग खेत में काम कर रहे हैं। काफी छोटा और खुश परिवार है। तभी उसे जमीन से चूहों की आवाज सुनाई देती है। वो अपने हाथों से जमीन को खोदता है। उसकी पत्नी जिसका नाम सिंगिनी है, वो एक हांडी में धुआं जलाती है और उसे जमीन के सुराख में डालती है। अब वो लोग उसमें फूंक मारते हैं। चूहा दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है। वो लोग इसी तरह बहुत सारे चूहों को पकड़ लेते हैं। अब वो लोग उसे खाने के लिए तैयार करते हैं। अब रात हो चुकी है। वो लोग चूहे को खाकर अपने अपने घर में सो रहे हैं। बहुत तेज बारिश भी हो रही है। जोर जोर से हवा चल रही है। राजा कन्नू और सांगिनी दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। अचानक घर की दीवार तेज बारिश की वजह से गिर जाती है। वो दोनों ये देखकर काफी डर जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों उस घर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गांव के सरपंच के घर से एक नौकर आता है। राजा कन्नू सुनो सुनो, सरपंच जी के घर में एक बहुत बड़ा सांप है, जल्दी चलो। वो लोग फिर बैग पर बैठते हैं और सरपंच जी के घर जाते हैं। वो उस सांप को तिजोरी के नीचे खोजता है, लेकिन वो उसे वहाँ दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नजर सरपंच की बीवी के जेवरात पर पड़ते हैं। वो मन में सोचता है वह काफी ज्यादा सोना है। फिर वो घर के दूसरे कोने से सांप को अपने हाथों से पकड़कर निकालता है और उसे जंगल में जाकर छोड़ देता है। फिर गांव में एक टीचर आती है जिसका नाम मैथिली है। वो गांव के सभी बच्चों और बड़ों को पढ़ाती है और वो लोगों को SC/ST सर्टिफिकेट और वोटिंग के लिए बताती है। अगले ही दिन गांव के सारे लोग सरकारी दफ्तर जाते हैं। साहब हम लोगों को SC सर्टिफिकेट बनवानी है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी उनका काम करने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं तुम छोटे जाति के लोग नहीं सुधरोगे। जंगल के रहने वाले जंगल में ही रहो। सपेरे जाति के लोग सपेरा होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हो, और ये कहकर उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। वो लोग निराश होकर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़े जाति का आदमी अपने बच्चे के काम के सिलसिले में आता है और दफ्तर के सारे कर्मचारी उन्हें काफी इज्जत देते हैं।
अब राजा कन्नू घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही सांगिनी उसे एक अच्छी खबर सुनाती है। वो कहती है कि वो फिर से माँ बनने वाली है। ये सुनकर राजा कन्नू और उसके दोनों छोटे भाई और साथ साथ गांव के सारे लोग खुशी से झूमने और नाचने लगते हैं। अब राजा कन्नू का परिवार बढ़ने वाला है। वो काफी चिंतित है। सांप चूहे पकड़कर वो अपना परिवार कैसे पालेगा। आखिरकार वो फैसला करता है और सांगिनी से कहता है, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ ईंटे के भट्टे पर काम करने के लिए। ये सुनकर सांगिनी काफी निराश हो गई है। वो कहती है, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन वो कहता है, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, मैं इस हालात में तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊंगा। तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर वो अपने दोनों भाई और बड़े बच्चे को समझाता है पढ़ाई पर ध्यान देना और फिर चला जाता है। अब सांगिनी घर पर अकेली रह गई। राजा कन्नू के जाते ही गांव की टीचर सरकारी दफ्तर जाती है। वहां गांव का सरपंच भी मौजूद होता है और वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि गांव वालों को एक नजरिए से देखा जाए, उन्हें भी वोट देने का हक दिया जाए, सभी के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन ये सुनकर सरपंच कहता है, तुम बच्चों को अच्छा पढ़ा लेती हो, अपने काम पर ध्यान दो। अब क्या हमें इन कीड़ों मकोड़ों के घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मंगवाना चाहती हो? जाओ अपना काम करो। ये सुनकर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। सारे गांव वाले चैन की नींद सो रहे हैं। सरपंच के घर पर सारे गहनों और जवारात की चोरी हो जाती है। अब उनके घर पर पुलिस आती है। वो लोग काफी छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कुछ हासिल नहीं होता। अब वो सरपंच से पूछता है, आपको किसी पे शक है? तो उसकी बीवी बताती है उस सांप पकड़ने वाले पे है, जिसका नाम राजा कन्नू है। फिर वो पुलिस वाले उसके तलाश में लग जाते। काफी ढूंढने के बाद राजा कन्नू नहीं मिलता। पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं। सांगिनी सो रही होती है। अचानक पुलिस वाले को देखकर काफी घबरा सी जाती है। वो पूछती है, साहब इतनी रात आप यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस वाले उसे स्टेशन चलने को कहते हैं। वो बोलते हैं, साहब इतना रात को मैं कैसे चलूं? सुबह आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। तो पुलिस वाले उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसे उठाकर जीप में डाल देते हैं। उसमें से एक पुलिस वाला अच्छा होता है। वो कहता है, सर इसके पेट में बच्चा पल रहा है, इसे छोड़ दीजिए। तो वो उसे भी नौकरी से निकालने की धमकी दे देता है और उसे जेल में ले जाकर बंद कर देता है। और उसके साथ साथ राजा कन्नू के दोनों भाई और भाई की बीवी को भी उठा ले जाता है और उन्हें भी जेल में बंद कर देता है। फिर सुपरिटेंडेंट पुलिसकर्मी वो लोग को बहुत बुरी तरह से पीटता है और मार मार कर उनका बुरा हाल कर देता है। सांगिनी बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है, साहब मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मत मारो। लेकिन पुलिस वाले दरिंदगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो उसे और मारते हैं और सभी से पूछते हैं, बताओ राजा कन्नू कहाँ है? लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। फिर किसी तरह सुपरिटेंडेंट पुलिसकर्मी राजा कन्नू को ढूंढ निकालता है और सांगिनी को जेल के बाहर निकाल फेंकता है। वो राजा कन्नू और उसके भाई से पूछता है, चोरी का सामान कहाँ रखा है? वो कहता है, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन पुलिस वाले उसे उल्टा लटकाकर बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। लेकिन फिर भी वो यही कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, हम लोगों को छोड़ दो। पुलिस वाले कहते हैं, चोरी कबूल कर लो, लेकिन वो नहीं मानते। फिर पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं और उसके भाई की बीवी के सारे कपड़े उतार देते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। वो लोग काफी डरे हुए हैं और अपनी रिहाई की भीख मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते। अगले दिन सांगिनी वो लोग से मिलने आती है और बहुत रोती है। राजा कन्नू का भाई कहता है, भैया हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। राजा कन्नू रोते हुए कहता है, ये जिक्म तो आज न कल मिट जाएगा, लेकिन चोरी का दाग सर से कभी नहीं मिटेगा। उसके बाद पुलिसकर्मी वापस उन तीनों को जेल में बंद कर देता है और उसके भाई की बीवी को छोड़ देता है। अगले दिन सांगिनी गांव के सरपंच के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वो उसे नीचा जाति सुनाकर वहां से भगा देता है। अब रात हो चुकी है। राजा कन्नू और उसकी दोनों भाई जेल से भाग जाते हैं। ये सुनकर सारे पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर से वो लोग सांगिनी को बहुत मारते हैं और पूछते हैं, बताओ वो लोग कहाँ हैं? वो बहुत रोती है, बोलती है, हमें कुछ नहीं मालूम। फिर गांव के टीचर और सांगिनी उस एडवोकेट के पास जाती है, जिसका नाम चंद्रू है। वो उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर चंद्रू की आंखें आंसू से भर जाती है और वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। फिर चंद्रू सांगिनी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट पहुंचता है।
चंद्रू इस केस को शुरू करता है और जज से कहता है, माय लॉर्ड, ये एक आदिवासी है और इसके परिवार के 3 लोग कस्टडी से गायब है, लेकिन इसे कुछ नहीं मालूम वो लोग कहाँ है। ये कोर्ट से अपने इंसाफ की उम्मीद रखती है। फिर सांगिनी जज को सारी बात बताती है और कहती है, साहब मैं पेट से हूँ, मैं कहाँ कहाँ उन्हें ढूंढूंगी, आप उन्हें सही सलामत ढूंढ निकालो। फिर जज पुलिस को उन्हें ढूंढकर कोर्ट में लाने का ऑर्डर देता है। अब अगली सुनवाई 5 दिनों के बाद है। राजा कन्नू और उनके भाई नहीं मिलते। अगले सुनवाई में पुलिस के वकील कहते हैं, वो तीनों जेल से फरार हुए हैं, हमारे पास सबूत है, और 2 सबूत लाते हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह चंद्रू सच्चाई का साथ देते हुए इस केस को सुलझा देता है। फिर जज दोनों झूठे गवाहों को 6 महीने की सजा सुना देता है। अब अगली सुनवाई 20 दिन बाद है। गांव के सरपंच सांगिनी को बुलाते हैं और कहते हैं, केस वापस ले लो, तुम पुलिस से और सरकार से कब तक लड़ोगी? मैं तुम्हें पुलिस वालों से एक मोटी रकम दिलवा दूंगा, लेकिन वो नहीं मानती। फिर जब अगली सुनवाई होती है तो इस केस को लड़ने के लिए पुलिस वालों ने शहर के सबसे अच्छे वकील से बात की है। वो राजा कन्नू के खिलाफ 2 गवाह के साथ आते हैं। उसमें से एक कहता है, मैंने राजा कन्नू को चोरी करते देखा है, और दूसरा कहता है, राजा कन्नू भागने के बाद मुझे एक स्टूडियो से कॉल किया था और कह रहा था, मैं जेल से भाग निकल आया हूँ, मेरे घर वालों को बता देना। ये सब सुनकर चंद्रू काफी दंग रह जाता है और ये केस उसके हाथ से निकल जाता है। फिर वो जज से सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट करता है। अब चंद्रू सीबीआई ऑफिसर के साथ मिलकर राजा कन्नू और उसके भाई का पता लगाता है, तो उन्हें मालूम चलता है कि राजा कन्नू को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार दिया। ये बात जब कोर्ट में चंद्रू बताता है तो पुलिस वाले कहते हैं वो भागते वक्त एक्सीडेंट से मारा गया और उसके भाई का कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर सांगिनी बहुत रोती है। बेचारी सांगिनी। चंद्रू काफी परेशान है। अब उसके पास पुलिस वालों का झूठ साबित करने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है। अगर उसके दोनों भाई मिल जाते हैं तो वो दोनों गवाह बन सकते हैं। और फिर बहुत मुश्किलों के बाद वो दोनों मिल जाते हैं। उन्हें कोर्ट में लाया जाता है। राजा कन्नू के भाई रो रो कर जज से कहते हैं, साहब हम तीनों को पुलिस वालों ने चोरी अपने नाम लेने के लिए बहुत मारा और राजा कन्नू के सीने पर चढ़ गया। राजा कन्नू चीखता रहा, लेकिन इन लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जब हमने चोरी का इल्जाम अपने सर लेने से मना किया तो उन्होंने राजा कन्नू के जख्म पर मिर्च पीसकर लगाना शुरू कर दिया। वो बहुत रोता था साहब। फिर वो बेहोश हो गया और मेरा ये भाई बेहोश हो गया है। जब मैंने ये बात पुलिस वाले को बताई कि ये लोग काफी समय से आंख नहीं खोल रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे एक अलग कमरे में बंद कर दिया और मुझे और मेरे एक भाई को गाड़ी से दूसरी पुलिस स्टेशन भेज दिया। फिर जब चंद्रू सर ने हमारी रिहाई कराई तो पता चला कि राजा कन्नू नहीं रहे। अब चंद्रू सारी बात बताता है कि जब वो राजा कन्नू और उसके एक भाई बेहोश पड़ा था तो पुलिस वालों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया था। भाई तो उठ गया लेकिन राजा कन्नू मर चुका था। सारे सबूतों के बाद चंद्रू ये साबित कर देता है कि राजा कन्नू की मौत पुलिस की दरिंदगी से हुई है और चोरी उसने नहीं बल्कि पुलिस वाले और उसके दोस्त ने की थी। ये सब सुनकर जज फैसला करता है और तीनों पुलिस वालों को सजा सुनाता है और सांगिनी को 5 लाख मुआवजा और दोनों भाइयों को 2-2 लाख देने का वादा करता है और इसके साथ साथ एक पक्के का मकान देने का भी वादा करता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।